हेलो बच्चों, वेलकम टू नविक्सा एकेडमी। कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 5। लेक्चर 1 और लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 हमने पढ़ लिया है, जिसमें आज का लेक्चर है लेक्चर 5। लेक्चर 5 में यानी कि लाइफ प्रोसेस का 5वां लेक्चर हम आज पढ़ने वाले हैं। 5वें लेक्चर में क्या है, पाचक ग्रंथियां यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। 4th लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मतलब पाचन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में हमने पढ़ा था। 5वें लेक्चर में आज हमारा है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों में सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा लार ग्रंथियां, कि लार क्या होते हैं, लार ग्रंथियां जो होती है वो कहाँ पाई जाती है और उनका कार्य क्या होता है, ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर 5 में पढ़ने वाले हैं कि ये जो पाचक ग्रंथियां होती है वो कितनी होती हैं, लार ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, क्या काम होता है उनका। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जो होती हैं वो जो है भोजन को पचाने के लिए मतलब कि कुछ एंजाइम्स निकालती है, जिससे मतलब कि कुछ मुंह के अंदर जब भोजन जाता है तो उसमें कुछ चिकना तरल पदार्थ निकलता है, जिससे जो है हमारा भोजन जो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, जिससे उसको निगलने में आसानी होती है। वो इसी की वजह से होती है, यानी कि लार की वजह से होती है, जो एक ग्रंथि से निकलती है। ठीक है, एक ग्लैंड पाया जाता है जिससे के अंदर से जो है ये लार निकलता है। ठीक, अब इसको पूरा डिटेल में आप लोगों को पहले लिख देंगे, उसके बाद आपको पॉइंट वाइज आपको समझा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लिखना। आप लोग तैयार रहिएगा नोट्स और पेन लेके। और आज पढ़ रहे थे पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों के बारे में हमने आपको बताया है। अब हम इसको नोट कर चुके हैं, और नोट करने के बाद हमने इसे इसलिए नोट कर लिया ताकि आपकी जो वीडियो है वो लॉन्ग ना हो और आप लोग आसानी से उसको पढ़ सके। ठीक है, क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है तो पढ़ने में हमें बोरिंग लगने लगता है। ठीक, तो हम इसको सब कुछ लिख लिए हैं, उसके बाद आप लोगों को इसे सरल भाषा में आप लोगों को छोटा छोटा करके समझा देते हैं। ठीक, तो पाचक ग्रंथियां यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, ऐसी ग्रंथियां जो मतलब कि भोजन को पचाने में मदद करती हैं। ऐसी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं और उनके क्या कार्य होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है लार ग्रंथियां यानी कि सैलिवरी ग्लैंड। तो इसमें जो है भोजन करते समय मुख से एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है, यानी कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन जब हमारे मुंह में जाता है, थोड़ा सा उसको मतलब कि दांतों से जब चबाते हैं उसके तुरंत बाद ही मतलब जो है मुख के अंदर से हमारे जैसे कि थोड़ा ऐसा लगता है ना, कुछ गीला सा, कुछ जैसे तरल पदार्थ कुछ निकल रहा है। वाटर के अलावा भी जैसे हमने दाल वगैरह सब्जी खाई उसके अलावा भी ऐसा कुछ महसूस होता है कि कुछ जैसे कि तरल पदार्थ निकल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे लार कहते हैं। जैसे सब लोग बोलते हैं कि मतलब लार आ रहा है, ऐसे ऐसे करो देखो, ऐसे लगता है ना कि मतलब कुछ जैसे मुंह में है, ऐसा लगता है, मतलब कुछ नहीं खाए पिए फिर भी ऐसा लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, लार कहते हैं। ठीक, ये भोजन को पचाने में सहायता देती है, जो हम भोजन करते हैं उसको पचाने में ये मदद करती है। ठीक, जैसे कि हमने जो भोजन किया उसमें जो दाल चावल रोटी ये सब क्या होते हैं, ये मतलब कि जटिल पदार्थ के रूप में होते हैं, इन्हें पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं। ठीक, कुछ एंजाइम्स एसिड ये सब चाहिए होते हैं, तो वो कौन निकालता है, ये जो ग्रंथियां होती हैं वही निकालती हैं। ठीक, ये जो लार ग्रंथियां होती है ये लार निकालती है, जो भोजन को गीला करने में मदद करते हैं। यानी कि जैसे हमने रोटी खाई है, रोटी को जैसे जब हम चबाते हैं तो वो लार उसके साथ मिल जाता है और भोजन को थोड़ा नरम बना देता है, मुलायम कर देता है, जिससे हमारे गले में मतलब कि चुभता नहीं खाना, ऐसे लगता है जैसे अटक रहा हो ना, जब ऐसे कभी जल्दी जल्दी खाते रहो तो ऐसे अटक जाता है, क्योंकि जो लार होता है वो सही से हमारे भोजन में मिल नहीं पाता है अच्छे से, इसीलिए वो अटकने लगता है। जब वो अच्छे से मिल जाता है तो भोजन हमें निगलने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, मुख के अंदर जीभ के दोनों ओर तीन तीन ग्रंथियां पाई जाती है। जो हमारा मुख होता है, मुख के अंदर जीभ के दोनों ओर, जो हमारी जीभ है मुख के अंदर उसके दोनों ओर यानी कि इस साइड यानी कि लेफ्ट राइट दोनों साइड में तीन तीन ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो ग्रंथि है वो है कर्णमूल ग्रंथि। ठीक, सबसे पहली ग्रंथि जो है उसका नाम क्या है, कर्णमूल ग्रंथि। ये संख्या में दो होते हैं, एक दाईं ओर होते हैं एक बाईं ओर होते हैं। ठीक है, जो कर्णमूल ग्रंथि है वो यहाँ कानों से होकर के होती है, अंदर की साइड से। वो संख्या में दो होती है, एक लेफ्ट में होती है एक राइट में होती है। ठीक है, ये दोनों संख्या में दो होते हैं और एक दाईं ओर होती है एक बाईं ओर होती है। दूसरा जो है वो है जिह्वा ग्रंथियां। ये दो होती हैं और जीभ के नीचे स्थित होती है, यानी कि जो जिह्वा ग्रंथियां हैं ये जीभ के नीचे स्थित होती है। यहाँ जो जीभ है हमारे से ऐसा करके ऊपर देखो तो यहीं से ये जो इसकी जो लार निकलती है जिह्वा ग्रंथियां से, ये जीभ के नीचे स्थित होती है, यहीं से जिह्वा ग्रंथियां की लार आती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है हमारा है जबड़े के नीचे की ग्रंथियां, यानी कि जो जबड़ा है हमारा, अभी ऊपर से तो दिखेगा नहीं, वो इंटरनल होता है, बस केवल जो लार होता है वो स्रावित होता है वहां से। ये जबड़े के नीचे स्थित होती है ये ग्रंथियां, मतलब कि जबड़े के नीचे की ग्रंथियां कहते हैं, लेकिन ये भी रहती है जैसे कि एकदम साइड में, एकदम मतलब पीछे जीभ के साइड, एकदम जीभ के नीचे पाई जाती है। ये भी भोजन करते वक्त निकलती है। ठीक है, ये भी संख्या में कितनी होती है, दो होती है और ये भी जीभ के नीचे स्थित होती है। ठीक,
जो जीवा ग्रंथियां होती हैं वो भी जीभ के नीचे स्थित होती हैं, और जो जबड़े की ग्रंथियां होती हैं ये भी। तो हम आगे पढ़ेंगे यकृत। ठीक है, हमारे 4 ग्रंथियां जो है ये खत्म हो चुका है। हाँ, तो अब हमारा है लिवर यानी कि यकृत। यकृत जो होता है यह भी एक ग्रंथि है, लार ग्रंथि की तरह यह भी एक ग्रंथि है जो तरह तरह के एंजाइम स्रावित करती है। ठीक है, तरह तरह के एंजाइम स्रावित करती है जिससे हमारे भोजन को पचने में सहायता मिलती है। ठीक है, यह एक बड़ी ग्रंथि है। हमने इसको नोट कर लिया है, आप लोग भी नोट्स और पेन लेके तैयार रहेंगे, नोट्स पेन के साथ तैयार रहेंगे, ताकि आप लोग इसे लिखते चलेंगे साथ साथ में आप लोग इसे लिखते चलेंगे, जिससे आपको। हाँ, तो हम पढ़ेंगे यकृत यानी कि जो है लीवर। लीवर जो होता है यह भी क्या काम करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। यह एक बड़ी ग्रंथि है, यानी कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है, वो कौन सी होती है, यकृत को कहते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी जो ग्लैंड्स होती है उसे क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथ का क्या नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्रंथ का क्या नाम है, यकृत यानी कि लीवर। ठीक, अब जो है यह एक बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस उत्पन्न करती है। जो पित्त रस होता है इसी यकृत से ही उत्पन्न होता है, इसी यकृत से ही वो सिक्रेट होता है, और यह उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होता है। जो लीवर होता है ये उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होता है, यानी कि राइट साइड में होता है। जो हमारा अमाशय होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, अगर जैसे कि आप लोग अभी जैसे गांव के लोग होते हैं, उन लोगों को ये नहीं पता होता, वो पूरे मतलब कि पूरे स्टमक को ही क्या कहते हैं, मतलब कहते हैं ये पूरा पेट है। उन लोगों को ये ज्यादा लोगों को कंफर्म नहीं होता है कि जो है लीवर किस साइड होता है और जो हमारा स्टमक होता है वो किस साइड होता है। तो आप लोग ऐसे लोगों को बताइएगा भी, ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, आप लोगों को नॉलेज है इस चीज की। ठीक, ये उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होती है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना सही से, 1.5 किलोग्राम का ये हमारा अकेला लीवर ही होता है हमारे शरीर में, जो हम हमेशा लेकर के साथ में टहल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, वो 1.5 किलोग्राम का होता है। आप लोग मतलब कि सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे अचानक से कि मतलब 1.5 किलोग्राम का हम सिर्फ पेट में लेके टहल रहे हैं अपने। ठीक है, इसके ऊपर एक थैली सी लटकी रहती है, यानी कि जो हमारा लीवर है, यहाँ पर देखिए हमने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। जो लीवर है इसके जो है ऊपर मतलब एक थैली सी लटकी रहती है, यहाँ पर देखिए एक थैली सी लटकी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या नाम होता है, पित्ताशय, इसे गाल ब्लैडर कहते हैं, जो यकृत से मतलब कि जुड़ी हुई होती है, इसके इसी के साथ मतलब कि लगी रहती है। इसी में पित्तरस जो है इकट्ठा होता है, जो गाल ब्लैडर होता है यानी कि पित्ताशय होता है, इसी में पित्तरस इकट्ठा होता है। ठीक है, इसी में पित्तरस इकट्ठा होता है। हाँ, तो यानी जो है इसके ऊपर एक थैली सी लटकी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर कहते हैं। यानी कि पित्ताशय मतलब क्या होता है, पित्त को मतलब आश्रय देने वाला, यानी कि उसका एक घर, जैसे कि एक आशियाना टाइप का होता है पित्ताशय, उससे मतलब उससे निकलता नहीं, उसमें इकट्ठा होता है आकर के, उसमें रहता है। ठीक है, इसी में पित्त रस जो होता है वो इकट्ठा होता है। ठीक, यानी कि पित्ताशय में कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है, लीवर से निकल करके वो पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ से एक नली पित्ताशय पित्तरस को जो है ग्रहणी में पहुंचाती है। यहाँ जो है पित्ताशय से एक नली लगी हुई होती है, जो पित्तरस को एक नली के द्वारा जो है ग्रहणी में पहुंचाती है। ग्रहणी क्या है, ग्रहणी छोटी आंत की जो है एक भाग होती है, सबसे ऊपर जो होता है उसमें जाकर के पित्तरस को पहुंचाती है। ठीक है, इसी नली को पित्त नली कहते हैं, यानी कि बाइल डक्ट कहते हैं। जो नली होती है पित्तरस को ग्रहणी में पहुंचाने का कार्य करती है, जो नली, उसे हम क्या कहते हैं, बाइल डक्ट यानी कि पित्त नली कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये लीवर हो गया, लीवर के बाद ये हो गया पित्ताशय, यहाँ से जो है यहाँ से पित्तरस निकल करके पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और उसके बाद इसी पित्त नली से होकर के जो हमारी छोटी आंत होती है उसकी ग्रहणी में, यानी कि सबसे ऊपर का जो भाग होता है छोटी आंत के, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, उसी ग्रहणी में आकर के वो मिल जाती है, और उसके बाद उसका वहां से पाचन होता है, और बाकी नीचे के सभी पार्ट में वो जाके अपना भोजन को पचा देती है। ठीक, तो हमारा ये लीवर जो है वो खत्म हो चुका है। हम पढ़ेंगे लीवर के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, इसे आप लोग कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, हम रफ करते हैं फिर लिखते हैं। हाँ, तो यकृत के कार्य, हमने यकृत पढ़ लिया, अब हम यकृत के कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, यकृत के कार्य क्या होते हैं इसको हम देखते हैं, पॉइंट वाइज हमने यहाँ पर लिख लिया है, आप लोग भी लिख लीजिए, उसके बाद आप इसे समझ लीजिए, क्योंकि जब आप लिख कर समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा समझने में भी और पढ़ने में भी। ठीक है, यकृत कोशिकाएं जो होती हैं हेपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं, यानी कि जो यकृत की कोशिकाएं होती है उसकी जो सेल्स होती हैं वो एक
हिपैरिन नाम का पदार्थ होता है उसका स्राव करती है, उसको स्रावित करती है, जो क्या कार्य करता है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में मतलब कि रुधिर बह रहा है उसको रोकने में ये मतलब कि जमने से रोकता है, मतलब कि जम ना जाए इसलिए हिपैरिन नामक पदार्थ का स्राव करती है, ये इसको रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना भी 10th के लिए यही जरूरी है जितना आप लोग के मतलब सिलेबस में दिया है, इसलिए आप लोग ज्यादा डीपली पढ़ेंगे तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन जैसे कि ज्यादा हो जाएगा आप लोगों का सिलेबस, इसलिए जितना दिया हुआ है बस उतना ही आप लोग पढ़िए तो आप लोगों को आसानी रहेगी। यकृत कोशिकाएं जो होती हैं वो हिपैरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा अमाशय रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए पित्त रस बनाता है, यानी कि जो हमारा स्टमक होता है यानी अमाशय होता है उससे जो अम्ल स्रावित होता है, जो अम्ल होता है उसे प्रभावहीन करने के लिए, यानी कि उसका जो HCl होता है वो बहुत ही मतलब कि जैसे जो बहुत ही हार्ड टाइप का अम्ल होता है, एसिड होता है। ठीक है, उसको प्रभावहीन करने के लिए ये क्या कार्य करता है, क्षार बनाता है, यकृत जो होता है। ठीक है, भोजन को क्षारीय बनाता है, यानी कि उसे पित्त रस स्रावित करता है जो क्षारीय होता है। ठीक है, बेसिक होता है, यानी कि एसिड और बेस जब मिल जाते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि उसका जो अम्लीय जो होता है उसमें क्षार मिलने के बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये अम्ल के साथ क्षार को मिलाने का कार्य करता है पित्त रस बना करके। ठीक, बचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टेन तथा अमीनो एसिड के रूप में संचित रखता है, यानी कि जो हमने भोजन किया उससे जो भोजन में अवशोषित हुए प्रोटीन अमीनो एसिड ये सब कुछ जो हमें मतलब कि मिलते हैं हमारे शरीर को, उसको जो है ये संचित करने का कार्य करता है, किसके रूप में, प्रोटीन को पेप्टोन के रूप में तथा अमीनो एसिड को, ठीक, अमीनो एसिड को संचित करने का कार्य करता है, जो क्या, यकृत जो होता है हमारा। ठीक, यकृत शरीर का भंडार गृह होता है, जो यकृत होता है वो शरीर का भंडार गृह होता है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है, यानी कि जब हमारा भोजन का जब पाचन होता है उसमें जब यानी कि जब हम ज्यादा भोजन खा लेते हैं, जैसे कि कुछ अच्छा बन जाता होगा घर में तो हम सोचते हैं कि मतलब कितना ज्यादा खाने से ऐसा लगता है ना कि गले तक पूरा खा लिए, तो उसमें उतना ज्यादा जो है रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज भी मिलेगा। जब हम ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा ग्लूकोज प्रोटीन ये सब कुछ भी ज्यादा मिलेगा, जो फायदा भी कर सकता है और नुकसान भी कर सकता है हमारे शरीर को। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा खाएंगे तो आप ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, जब पाचन के बाद शरीर रुधिर में आवश्यकता से अधिक जो है ग्लूकोज पहुंचता है तो वह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। तो उसके बाद जो हमारे यकृत होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित कर लेता है, यानी कि बाद के लिए रख लेता है। जैसे हमने भोजन किया 4 घंटे हो गए, उसके बाद हमने 2-4 घंटे भोजन नहीं किया तो हमारे काम कौन आता है, यही जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जो यकृत जो है संचित करके रखा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसा होता होगा ना, जैसे मम्मी जो है आपकी खाना जब बनाती होंगी तो आपके लिए जैसे आपने एक बार भोजन कर लिया उसके बाद भी आपके लिए थोड़ा भोजन बचा के रखती होंगी, जैसे किसके लिए, तो कहती होंगी मतलब छोटा बाबू है, छोटा बच्चा है, उसके लिए हम बचा के रख देते हैं, अभी हम कम खा लेंगे लेकिन उसके लिए जरूर रख देते हैं, किसके मतलब कि कहती हैं कि थोड़ा ही रखा है, जैसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में, यानी कि पूरे ग्लूकोज को मतलब कि नहीं रख लेता, ये उसको बदल करके रखता है, ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर संचित कर लेता है, जो यकृत होता है। ठीक, छोटी आंत, दूसरा पॉइंट है हमारा, छोटी आंत ग्रहणी तथा अमाशय में प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्लों को रुधिर यकृत में ले जाता है, यानी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत तथा ग्रहणी अमाशय में प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्ल को, उसके पाचन से जो अमीनो अम्ल बनते हैं उसको कहाँ ले जाता है, रुधिर यकृत में ले जाता है, यानी कि जो रुधिर होता है उसको कहाँ पे लेके जाता है, अपने मतलब कि वाहिकाओं द्वारा यकृत में लेकर जाता है, उसको बहा करके। ठीक है, यकृत में ले जाता है, यहाँ इन्हें यूरिया में बदल करके मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर उसका मतलब कि फिल्ट्रेशन होता है, किडनी और ये सब कुछ मिल करके, नेफ्रॉन किडनी सब मिल करके उसका जो है फिल्ट्रेशन करते हैं, उसको मूत्र में बदल करके उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, यदि शरीर से यूरिया ना निकले तो क्या हो सकता है, हमें मतलब कि बहुत प्रकार के रोग हो सकते हैं, यानी हमारी लाइफ जो है वो खतरे में पड़ सकती है। कौन सा रोग होता है, इससे गठिया रोग से हम ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे शरीर से यूरिया ना निकले बाहर तो हमारे शरीर में गठिया रोग हो सकता है, जो मतलब कि बहुत ही घातक रोग हो सकता है। ठीक है, बहुत ही घातक रोग होता है। अब हमारा ये यकृत जो है, यकृत के कार्य खत्म हो गए हैं, अब हम पढ़ेंगे अग्नाशय। ठीक, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको अग्नाशय आगे पढ़ाते हैं आपको।
हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या होता है, वो कितना सेंटीमीटर लंबा होता है, कितना सेंटीमीटर चौड़ा होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं अग्नाशय में। क्योंकि पाचन में हमने मतलब कि पढ़ा तो था, मतलब इसका डिटेल नहीं पढ़ा था यकृत और अग्नाशय का, इसलिए हम यकृत और अग्नाशय का एक अलग से लेक्चर बनाया है जिसमें आप लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे। अमाशय के ठीक पीछे अग्नाशय नाम की एक बड़ी ग्रंथि होती है। जो हमारा अमाशय होता है यानी कि यकृत जो होता है, उसके ठीक पीछे या फिर होता है, अगर सीधा देखा जाए तो उसके ठीक जस्ट नीचे ही होता है जो अग्नाशय नाम की एक बड़ी ग्रंथि होती है, मतलब कि ग्रंथि होती है अग्नाशय नाम की। बड़ी तो होती है लेकिन सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, ये उससे छोटी होती है लेकिन ये भी बड़ी ग्रंथि में आती है। ठीक है, अमाशय के ठीक पीछे अग्नाशय नाम की एक बड़ी ग्रंथि होती है। इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अग्नाशय जो होता है इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई जो होती है वो 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, यह लाल रंग की होती है। इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। लाल यानी कि मतलब जो बिल्कुल ब्लडी, मतलब कि ब्लड के तरह जो लाल होता है वो वाला लाल, ये बिल्कुल यानी कि रुधिर लाल होता है। ठीक है, लाल रंग का होता है, उसके कलर में होता है बिल्कुल लाल। ठीक है, ये लाल रंग की होती है। इसमें अग्नाशयिक रस तैयार होता है। जो अग्नाशय होता है इसी में अग्नाशयिक रस तैयार होता है। ये रस जो होता है ये रंगहीन तरल पदार्थ होता है, यानी कि जो इसमें रस बनता है अग्नाशयिक रस, जो जूस इसका बनता है अग्नाशय पैंक्रियाटिक जूस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, तो जो बनता है वो उसका कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन होता है, रंगहीन तरल पदार्थ होता है। ठीक, और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा जो है इसके मतलब की डिटेल में, ये अग्नाशयिक नलिका जो होती है वो अग्नाशय रस को ग्रहणी में पहुंचाती है। ठीक है, अग्नाशय से अग्नाशयिक नलिका जो होती है वो अग्नाशय रस को लेकर के ग्रहणी में पहुंचाती है। ग्रहणी कहाँ होती है, छोटी आंत की सबसे ऊपर वाली मतलब कि भाग होता है उसका। ठीक है, उसमें पहुंचाती है। अब हम पढ़ेंगे अग्नाशय के कार्य जो होते हैं। ठीक, हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, अग्नाशय। अग्नाशय पढ़ रहे थे, इसमें अग्नाशय हमने पढ़ लिया था। अब हमारा पॉइंट था अग्नाशयिक रस का कार्य। ठीक है, अग्नाशयिक रस का क्या कार्य होता है। ठीक है, इसमें 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो अग्नाशय होता है, अग्नाशयिक रस निकलता है, उसमें 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं। सबसे पहले एंजाइम्स के नाम हम देख लेते हैं, तीनों क्या क्या उसके नाम होते हैं। पहला जो होता है इमाइलेज या फिर इमाइलोप्सिन होता है। ठीक है, सबसे पहला जो एंजाइम्स होता है उसका नाम होता है इमाइलेज या फिर इमाइलोप्सिन। दूसरा जो होता है लाइपेज या स्टेप्सिन होता है, और तीसरा जो होता है हमारा ट्रिप्सिन होता है। ठीक, पहला क्या होता है इमाइलोप्सिन, दूसरा क्या होता है लाइपेज, तीसरा होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं, जो ये तीनों एंजाइम्स होते हैं इसके क्या क्या कार्य होते हैं हम इसको पढ़ेंगे। तो पहला जो कार्य होता है किसका, इमाइलोप्सिन का, यानी कि इमाइलेज का जो कार्य होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का जो भाग गुहा में लार के प्रभाव से बच जाता है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारे भोजन में वो लार ग्रंथियों से जो मतलब एंजाइम्स निकलते हैं उनके प्रभाव से जो बच जाता है उसमें, मतलब कि उसका अपघटन अच्छे से नहीं हो पाता, उसमें जो बच जाता है वो इस एंजाइम्स के प्रभाव से शक्कर में बदल जाता है। ठीक है, जो ये इमाइलेज नाम का एंजाइम जो होता है वो उस कार्बोहाइड्रेट्स के, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के जो बचे रहते हैं उनको इस एंजाइम्स को मिला करके जो है क्या बना देता है, शक्कर में बदल दिया जाता है। ये जब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में जब इमाइलेज मिलता है तो किसमें बदलता है, कार्बोहाइड्रेट और इमाइलेज मिल करके शक्कर में बदल जाता है। ठीक, दूसरा जो होता है लाइपेज, लाइपेज या स्टेप्सिन, दूसरा जो एंजाइम है उसका क्या नाम है, लाइपेज या स्टेप्सिन। तो इसमें क्या होता है, ये वसा को वसा अम्लों में परिवर्तित कर देता है जो रुधिर तथा लसिका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये जो ये एंजाइम्स होता है लाइपेज वाला, ये जो क्या कार्य करता है, ये वसा को वसा अम्लों में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो हमारे भोजन में वसा पाए जाते हैं ये इसको वसा अम्लों में परिवर्तित कर देता है, और उसके बाद जो रुधिर होती है और लसिकाएं होती हैं उनके द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि रुधिर में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट जो है हमारा उसका क्या नाम है, वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या कार्य होता है, ये भोजन के प्रोटीन वाले अंश को पचाकर अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड में बदल देता है। ठीक है, जो ट्रिप्सिन होता है ये भोजन के प्रोटीन वाले अंश को, सिर्फ किसको, प्रोटीन वाले अंश को पचा करके अमीनो एसिड में बदल देता है। इमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, शक्कर में बदलता है, और जो लाइपेज होता है ये वसा को बदल करके वसा अम्लों में बदल देता है वसा को। और जो ट्रिप्सिन होता है ये क्या कार्य करता है, प्रोटीन को
क्या करता है, पचा करके उसे अमीनो एसिड में बदल देता है। ठीक, इनके तीनों कार्य हो गए। तो आप लोग नीचे यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोट डाल के लिख लेंगे तो आपको अगर एग्जाम में मतलब कि आ भी गया पैनक्रियाज के बारे में लिखने के लिए, तो आप अगर नोट भी डाल देंगे तो आपको अच्छे नंबर मतलब कि अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। इससे क्या होता है कि इसे नोट वगैरह डाल देने से, लिखने से ना जो एग्जामिनर होता है मतलब कि प्रभावी तरीके से उसको मतलब ऐसा लगता है कि जो एक्सप्लेन किया गया है वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, उसको नॉलेज है बंदे को जिसने भी इसको लिखा हुआ है। तो नोट में आप क्या लिख लेंगे, अगर अग्नाशय ग्रंथि जो होता है, अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन कम बनने लगता है। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है यही इंसुलिन बनाती है। अगर इसमें इंसुलिन कम बनने लगता है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, अगर अग्नाशय में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, कम मतलब कि इंसुलिन स्रावित करता है, तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, अगर इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ग्लूकोज ज्यादा होगा तो इंसुलिन कम हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मूत्र के साथ ग्लूकोज आने लगता है। इसे हम मधुमेह रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, मधुमेह रोग, यानी कि डायबिटीज कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। ठीक है, शुगर कहते हैं। अगर जैसे कि इंसुलिन जिसको मतलब कि शुगर, जैसे कि जिससे लोग कहते हैं कि शुगर बढ़ गया है, तो उनमें क्या होता है, इंसुलिन जो है, इंसुलिन कम हो जाता है और ग्लूकोज जो होता है वो बढ़ जाता है। तो उन्हें मतलब कि चीनी जो होते हैं उसको खाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके पास ग्लूकोज पहले से ही बहुत ज्यादा होता है। ठीक, अगर ग्लूकोज बढ़ेगा जो है, ग्लूकोज ज्यादा होगा तो शुगर ज्यादा हो जाएगा, और अगर इंसुलिन ज्यादा होगा तो क्या होगा, बीपी जो होती है मतलब कि शुगर जो होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो लेक्चर था ये खत्म हुआ यहीं पर। हम आगे अब आप लोगों को पढ़ाएंगे। आगे का पॉइंट है हमारा श्वसन। श्वसन को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे लेक्चर 6 में। इसके बाद श्वसन के बाद हमारा हो जाएगा उत्सर्जन। यही 2 पॉइंट बचा है जो हम लेक्चर 6 में पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे। ठीक, तो ठीक है, हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। बाय। और एक बात और, हमारे नोविक्सा एकेडमी को आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, थैंक यू।